नांगिया और आप लोग देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग विद तरुण नांगिया। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपने जैसे देखा है कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या काफी और बहुत सारी जो एक तरीके से विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने ये डिमांड रखी है कि कितने जाति के कितने लोग हैं देश में, ये जनगणना से ही पता चलेगा। सरकार के पास भी ये मांग गई है, सरकार इस पर क्या सोचती है ये भी हमको जानना है। हमको ये भी जानना है कि ये देश के पक्ष में है या नहीं, कि अगर आप जाति आधारित जनगणना करोगे कि ये देश के पक्ष में है, क्या इससे हमारा समाज बंट जाएगा। क्योंकि जैसे कहते हैं कि हर आदमी एक तरीके से अगर जाति से जनगणना हो गई, फिर एक मंडल कमीशन जैसे आया था 91 92 में, उस तरह की फिर स्थिति ना पैदा हो जाए कि हर आदमी फिर रिजर्वेशन और मांगने लगे। और क्या हम रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स इस देश में और बढ़ाना चाहते हैं, क्या इस तरफ हम जाना चाहते हैं, ये सब भी हम चर्चा करेंगे। देश की एक तरीके से कि आज 21वीं सदी में क्या मांग है। और इसके लिए मेरे साथ आज मौजूद है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ मौजूद है अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी से हैं। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट हैं गगन कुमार जी। आप सब लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले जो सत्ता पक्ष के स्पोक्स पर्सन है गोपाल अग्रवाल साहब, उनसे पूछना चाहूंगा, सर आपका एक तरीके से इस पर क्या कहना है, इस मुद्दे पर। देखिए, जो भी पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रही है और कई वर्षों से हो रही है, और यह आज का विषय नहीं है, दशकों से भारत में इस बात पे चर्चा हो रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी की होती है, ओबीसी के ऊपर काफी डिस्कशन और डिबेट है, क्योंकि आपका यह जो सुशो है लीगली स्पीकिंग, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को हमें ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। सरकार के तरफ से मैं इतना कहना चाहता हूं, पार्टी की तरफ से भी, कि अभी तक इसके ऊपर कोई डिसीजन मतलब कोई सरकार ने या पार्टी ने कोई अभी पोजीशन नहीं ली है, क्योंकि इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। इसके फायदे भी हैं, जातिगत ओबीसी की जनगणना होने से डेटा बहुत ज्यादा रिफाइन हो सकता है, बहुत अच्छी तरह से स्कीम्स बन सकती है। और अगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं कि कहीं ना कहीं डिविजिव पॉलिटिक्स, समाज में विघटनकारी शक्तियां इसका फायदा उठाते हुए और समाज में अशांति ना पैदा करें, ये सारे इश्यूज हैं। तो सरकार इसके दोनों एस्पेक्ट देख रही है, लेकिन इसका क्या कुछ भी डिसीजन होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारे संविधान के निर्माता श्री अंबेडकर जी ने कहा था कि एनिलेशन ऑफ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, यानी अल्टीमेटली जो संविधान है या देश का जो लक्ष्य है वो होना चाहिए कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट हो, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं। उसमें एफर्मेटिव एक्शन को भी उन्होंने साथ में कहा है, यानी कि जन कल्याणकारी योजनाओं को पॉजिटिवली, जिन समाज के वर्ग जो बिछड़ गए, रह गए, सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको पॉजिटिवली हैंड होल्डिंग के तहत सरकार को ऊपर उठाने का काम भी करना है। तो इस दोनों को रिकंसाइल करने का संविधान भी जिम्मेदारी सरकार की देती है, और हम उसके लिए जातिगत जनगणना जब तक होती है या किस तरह सरकार निर्णय लेती है, तब तक पॉजिटिव रूप में एफर्मेटिव एक्शन में कई चीजें कर रहे हैं। उसके अंदर ओबीसी के जो कमीशन है उसको संवैधानिक अधिकार हमारी सरकार ने दे दिया है। उसके बाद प्रदेशों को ओबीसी को डिफाइन करने का अधिकार भी इस बार पार्लियामेंट में पास हमारी सरकार ने किया। साथ में 27 एमपी इस बार नए कैबिनेट एक्सपेंशन में ओबीसी कैटेगरी के हाईएस्ट नंबर को रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो एफर्मेटिव एक्शन के रूप में रिजर्वेशन के साथ बहुत सारी चीजें हमारी सरकार कर रही है, और यह भी कर रही है कि जो डेटा है, डेटा का जो पीछे हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज वगैरह के डेटा है, उनको इनकॉर्पोरेट करके जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या जन लाभकारी योजनाएं हैं, उनको टारगेटेड और पैना बना के टारगेटेड डिलीवरी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड को तो हम काम में ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना, रिकंसाइल करना और उसको एनालाइज करना अभी सरकार उस प्रक्रिया में चल रही है। इसलिए आज के समय में नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ऐसा निर्णय अभी सरकार का नहीं हुआ है। हाँ, तो ये आपने देखा कि गोपाल अग्रवाल साहब जो सत्ता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी अपना मन इस पर नहीं बनाया, इस पर विचार विमर्श चल रहा है और अच्छे एस्पेक्ट्स हैं और बुरे भी एस्पेक्ट्स हैं। मैं अनुराग भदौरिया साहब के पास जाना चाहूंगा। सर,
आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर कि क्या हमारी एक तरीके से जो हमारी एक जो समाज का ताना बना है वो और बढ़ जाएगा ये होने से, आपको लगता है इससे कुछ अच्छा निकलेगा? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार की पोजीशन ही क्लियर नहीं है। अब देखिए, कभी अम्बेडकर साहब ने नहीं बोला जब उन्होंने संविधान बनाया था कि आप पेगासस भी लेके आएंगे, संविधान के खिलाफ काम करेंगे। आप तो हमेशा संविधान के खिलाफ ही काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जासूसी के लिए तो कभी नहीं बाबा साहब ने बोला था कि आप संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की जासूसी कराएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। अभी पार्लियामेंट के अंदर में कह रही थी कि नहीं, हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, और एक तरफ जाति के नाम पे वोट मांगती है। तो इनका स्टैंड क्लियर नहीं होता। लेकिन हमारा साफ साफ कहना है कि आपको जाति जनगणना करानी चाहिए। कम से कम हिंदुस्तान के अंदर में पता चलना चाहिए कि अति बैकवर्ड और जो यहाँ पे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं कितने हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये जनता के सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। अगर आपको जब ये पता चल जाएगा किसकी संख्या कितनी है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो आपको उनके हिसाब से उनको ऊपर उठाने में, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने में आसानी होगी, जिससे आप भागना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो कमजोर है कमजोर रह जाए और जो मजबूत है उनके साथ आप बैठ के अपना देश के अंदर में आप राज चलाते रहो। ऐसा नहीं होगा। 90 साल हिंदुस्तान के अंदर में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में आप हिंदुस्तान को गुमराह नहीं कर सकते। हिंदुस्तान अभी भी गांव में बसता है, और जो हिंदुस्तान में परेशान लोग हैं जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया आज तक, सिर्फ बातें की हैं। आपकी सरकार आई थी, आपने तो लिए भी वादे किए थे कि हम आएंगे, उनकी इनकम दोगुनी हो जाएगी, जो आज तक नहीं हुआ। आपने आके यहाँ 2 करोड़ 10 करोड़ लोगों के, अगर आपके हिसाब से देख लें तो प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, वो भी आपने नहीं किया। अर्थव्यवस्था 5 इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे थे, तो क्या हो गया, आज हम माइनस पे पहुंच गए। हिंदुस्तान को कहां से कहां ले गए। हिंदुस्तान आज बेरोजगारी के कगार पे खड़ा है, खड़ा कर दिया आपने हिंदुस्तान को। आप अगर हिंदुस्तान को आप क्या चाहते हो कि हिंदुस्तान के समाज आगे ना बढ़ पाए। हम हिंदुस्तान के समाज के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान विषय हर समाज विषय हमारा यह है कि जनगणना, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आपने बात कही, ठीक है। मैंने आपको अभी अगर मैं नहीं, अनुराग जी, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के स्कीम गिनाने लग जाऊं, जन कल्याणकारी योजनाएं, तो जितना 70 साल में नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जाति जनगणना होनी चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए कि हमारी कितनी संख्या है, इसमें बुराई क्या है। अगर अनुराग जानना चाहते हैं कि कितने हिंदुस्तान के अंदर में, तो बुराई क्या है उसमें। अनुराग जी, आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स बोले, लेकिन मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जैसे आज चर्चा का विषय है जातीय जनगणना, तो उसमें हम ये जो बाकी एलिमेंट्स लेके आ रहे हैं, चाहे वो पेगासस, नहीं, बाकी एलिमेंट्स उसके साथ हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जातियों के साथ बाकी एलिमेंट्स लगे हैं। जो जाति जो कमजोर है गांव में रह रही है, उसको पता चलना चाहिए वो कमजोर क्यों है। वो कमजोर इसलिए है कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। वो कमजोर इसलिए है क्योंकि उसको उस तक उनका सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उनकी अर्थव्यवस्था पीएम किसान योजना में 6,000 किसान समाज में साल का किसान रह रहे हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है और हमें उन्हें आगे लाना है। यही 80 करोड़ लोगों को पता चलेगा। अनुराग जी, मेरा आग्रह है आपसे कि अगर हम थोड़ा सा जो टॉपिक से विषयांतर करने उसमें बचे तो कार्यक्रम काफी अच्छा होगा। नहीं, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कमजोर लोग गांव में रह रहे हैं, वो कमजोर जो जिसकी बात करें, जाति जनगणना की हम बात कर रहे हैं, वो उसी के अंडर में आते हैं। वो कमजोर इसलिए हैं क्योंकि उनकी संख्या का पता नहीं चल रहा, उनकी संख्या कितनी है। अगर उनकी जाति जनगणना से उनकी संख्या का पता चल जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा, तब आप उनको आगे बढ़ा पाओगे। यही मेरा कहने का मकसद है। जो सरकार उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, सरकार उनके बारे में सोचना नहीं चाहती है। मैं वकील साहब के पास जाना चाहूंगा। नहीं, मैं 10 सेकंड नहीं, तरुण जी, 10 सेकंड मत लीजिए आप। क्यों 10 सेकंड लेंगे आपने? नहीं, आपने 7 साल बर्बाद कर दिए देश के, अब हमारे 10 सेकंड में बर्बाद कर दो। हिंदुस्तान के 7-8 साल बर्बाद को पीछे ले गए, अब हमारे 10 सेकंड भी ले लो। हम तो करने का पोटेंशियल है, आप तो कर रहे हो बर्बाद अभी। अनुराग जी, हम अगर विषय से हटेंगे तो चर्चा एक तरीके से पूरी तरह नहीं हो पाएगी। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि ये हम किसी और शो में कब कर सकते हैं, ये शो पर एक आग्रह रहेगा, ऐसा ना करें। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं में जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, केवल अकेला वही नहीं है
केवल जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए। इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में जो सरकार टेक्नोलॉजी को यूज करके करप्शन को हटा के, हमारी सरकार जो करप्शन को बीच में खत्म करके, लीकेजेस को खत्म करके टारगेटेड डिलीवरी कर रही है, उसी के कारण, नहीं सुनिए अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं तो उसकी योजना जो सरकार कर रही है, करप्शन पे कहां लेके चले जा रहे हैं? करप्शन तो बढ़ाई है सरकार में। आप जाति जनगणना पे बात नहीं करना चाहते। आप बताइए जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सवाल हाँ यस और नो में है। आपकी सरकार क्या चाहती है? मैं बताइए। मैं एक बार वकील साहब के पास जाना चाहूंगा ताकि एक तरीके से हम इससे थोड़ा हट सके। गगन कुमार जी, आपको क्या लगता है, ये जो विपक्ष की तरफ से ज्यादातर मैं कहूंगा ये एक तरीके से मांगे कि जातीय पे आधारित जनगणना हो, समाज बंटने का इसमें खतरा भी एक तरीके से नजर आता है, आपको क्या लगता है? तरुण जी, इसमें थोड़ा सा अगर हम इतिहास में झांकें तो 1835 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में नोट करा है कि 1835 में भारत से लगभग 30 लाख पाउंड हर साल सालाना ब्रिटेन को भेजा जाता था, और इसी वजह से भारत से लूट हुई। और किसी ने सरदार पटेल को ये जिक्र करा कि फूट डालो शासन करो, ये नीति है ब्रिटिशर्स की। तो सरदार पटेल ने जवाब दिया कि नहीं, फूट हम खुद डालते हैं, शासन वो कर रहे हैं। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा जाएं कि जाति डेवलप कैसे हुई, अभी जैसे हम सरनेम्स की बात करते हैं तो कई जगह पे सरनेम प्रोफेशन को लिया जाता है, कई जगह पे उनका गांव जोड़ा जाता है, इलाका जोड़ा जाता है, लेकिन बेसिक तौर पर जाति का जो उद्देश्य, जो एक इंस्टीट्यूशन बना, एक तो स्किल सेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होना, वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वो आज भी चल रहा है। दूसरी ये कि अगर एक सोशल सिक्योरिटी की नेट की तरह से, कि अगर समाज में कोई आपकी तकलीफ हो जाए, कोई आपके परिवार में दुर्घटना हो जाती है, तो वो समाज आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। अब क्या आज के जमाने में ये दोनों चीजें मायने रखती हैं कि नहीं? जहां तक रही स्किल सेट की बात, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं। और रही बात कि समाज की सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम पे काम करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि अगर हम 75 सालों में ये नहीं उठा पाए, दलित समाज को ऊपर नहीं ला पाए, तो इसका मतलब कहीं कुछ फंडामेंटल मिस्टेक है। और बेसिकली जब भी हमें ये नहीं पता होता कि क्या ठीक है, तो कम से कम हम वो करना छोड़ दें जो काम नहीं कर रही चीज। तो उस नजरिए से अगर हम देखें, अब महात्मा गांधी ने बोला, हरिजन का नाम दिया कुछ लोगों को जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे। कोविड ने हमें दिखा दिया कि सब इंसान अनटचेबल हो सकते हैं। तो हमें इस राजनीति एक अलग बात है, लेकिन इससे ऊपर उठना होगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है, और संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान के प्रीएम्बल में एक शब्द आता है भाईचारा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि भाईचारे के बगैर ना तो बराबरी का अधिकार और ना ही स्वतंत्रता का अधिकार कोई मायने रखता है। इसमें एक छोटा सा अल्प विराम लेंगे और उसके बाद लौटते हैं। वेक्टस टैंक्स पानी को ठंडा रखने में मदद करता है। यह है माइक्रोबैंड टेक्नोलॉजी से बना एंटीबैक्टीरियल टैंक जो बैक्टीरिया पैदा होने नहीं देता। खूबसूरत है, जस्ट लाइक मी। वाह! वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है, तुम्हें अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। वेलकम बैक। आपने देखा कि ब्रेक के पहले एडवोकेट गगन कुमार जी ने कहा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ये प्रथा शुरू की थी, कास्ट की काउंटिंग करते थे, कौन सी जाति से कितने लोग ताल्लुक रखते हैं वो उन्होंने शुरू किया था। समाज बढ़ता भी है उससे। लेकिन मुझे अनुराग भदौरिया साहब के पास मैं जाऊंगा। अनुराग जी, जैसा आपने देखा कि जो सत्ता पक्ष है जिसकी गोपाल अग्रवाल साहब नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने ये कहा कि
सरकार इस पर विचार कर रही है, मना नहीं किया है, इसके त्रुटियां भी देख रही है और अच्छी चीजें भी, इस पर विचार होगा और निर्णय होगा। आपको लगता है कि एक अच्छे विपक्ष को सरकार को समय देना चाहिए सोचने और निर्णय लेने के लिए? देखिए, एक चीज बहुत अच्छी हमारे वकील साहब ने बोली और आपने भी सुनी, देश को इसकी जरूरत है। एक वर्ड उन्होंने बोला, शब्द भाईचारा, जो बाबा साहब बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे की बात कहाँ करती है? आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, समाज के अंदर में वो अंग्रेज का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यही ब्रिटिश वाला ही काम तो ये कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। ये भी हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में बांटने में लगे हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक ही धंधा करते हैं, ये जाति धर्म में कैसे बांटे? ना देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ना देश की ना देश के विकास की बात करते हैं। मैं बेशांतर नहीं हो रहा हूँ, भाईचारे पे अनुराग जी, अगर आप जाति की पॉलिटिक्स कह रहे हैं तो आपकी पार्टी तो, जैसे एक नारा रहा है कि यादव और मुस्लिम ये वोट से पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, तो आपकी भी पार्टी ने वही किया, ऐसे तो नहीं कि? देखिए, मेरा जो नारा है वो है, मेरा काम बोलता है, काम बोलता नारा है। और हम हमेशा जब भी किसी डिबेट में बैठते हैं, जैसे आपके सामने बैठे हैं, तो हम एक सांस में गिना सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया। एक्सप्रेस वे हमने बनाए, मेट्रो हमने बनाई, समाजवादी पेंशन हमने दी, हॉस्पिटल हमने बनाए, रिव्यू फ्रंट हमने बनाए, यहाँ पे हमने हर जिले को 4 सड़कों से जोड़ा, समाजवादी पेंशन दी, बेरोजगारों को भत्ता दिया, स्टेडियम से बनवाए, स्पोर्ट्स को। तो हम काम गिना सकते हैं क्योंकि समाजवादी का काम बोलता है। हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर में आई है, सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल खोलो, आप भी जानते होंगे, आज हमारे सामने आप नहीं बोलोगे, अपने घर में आप अपने पत्नी से, बच्चों से जरूर बोलते होंगे कि बीजेपी जब से आई है तब से जाति धर्म की डिबेट ज्यादा होती है। मैं तो तंग आ गया हूं, मैंने टीवी बंद कर दिया। आपने भी बंद कर दिया होगा टीवी देखना, क्योंकि जब से इन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ही डिबेट हो रही है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसी पे डिबेट करते रहते। ऐसा लगता है देश के अंदर में और कोई परेशानियां ही नहीं है, सबको रोजगार मिल गया है, सभी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, यहाँ पे कानून व्यवस्था सुधर गई है, सिर्फ जाति धर्म की राजनीति बची है। जाति धर्म की राजनीति अगर कोई कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बाबा साहब का अपमान करने का किसी ने काम किया है, संविधान का भाईचारे को अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, जिसने हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के समाज को तोड़ने की बात की है। और समाज का मतलब यहाँ जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया है। आपका पॉइंट लिया, मैं भी गोपाल अग्रवाल साहब के पास जाऊंगा। देखिए, जो अनुराग भदौरिया जी ने 2-3 पॉइंट इसमें कहे, एक तो उन्होंने कुछ आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, और दूसरा वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जाति पे आधारित राजनीति नहीं करती है। अब ये 2 चीजों का उत्तर गोपाल अग्रवाल साहब देंगे। आपको लगता है समाजवादी पार्टी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है, एक, और दूसरा जो भदौरिया साहब ने कहा उस पर भी उत्तर दीजिए। देखिए, क्या कह रहे हैं भदौरिया जी, वो हम सब ने सुन लिया। बताइए, भाईचारा का बताइए। नहीं सुनो, अब मैंने आपको बोलने दिया ना, आपने सब बोला है, ऐसा ना करो, ऐसे नहीं होता डिबेट। दूसरी बात यह है कि जो ग्राउंड लेवल पे, मैं उत्तर प्रदेश में, खुद नोएडा में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में या समाजवादी पार्टी का आधार ही केवल एक जाति है, उसी जाति के आधार पे तो वो खड़ी हुई है। यादव ऊपर से लेके, और जाति में भी एक परिवार को लेके खड़ी। तो फिर यह जो डाइकोटोमी है ना अनुराग जी की, ये समाजवादी पार्टी की, नहीं सुनो, मैंने आपको आपने परिवार नहीं आप छोड़ दो ना, इसके मतलब आप प्रभु राम, नहीं आप छोड़ दो ना, प्रभु राम के आपकी बात अनुराग जी एक बार गोपाल जी बोल ले, फिर आप गाली देने लगे। परिवार मतलब क्या होता है? परिवार जिनका होगा वो परिवार की बात करेंगे ना। अगर आपका परिवार लाइन नहीं जा रहा अनुराग जी, लाइन नहीं जा रहा। अनुराग जी एक बार गोपाल जी, कर्म की, कर्म और परिवार में फर्क है। मैं यहाँ पे एक बार अनुराग जी, मेरा आग्रह है आपसे, एक बार गोपाल जी कह ले, फिर एक बार उनको कहने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा ना, एक बार उनको 2-3 मिनट तो कहने दीजिए। आप बताइए गोपाल जी। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि जाति की बात, जातिगत राजनीति के ऊपर ये बात करे, क्योंकि इनका आधार ही केवल यादव जाति की राजनीति पे है, और उसमें भी एक परिवार, यादव परिवार के कुछ लोगों के ऊपर आधारित ये पूरी पार्टी संगठन है। किस तरह पुलिस में भर्ती हुई, किस तरह अलग अलग जगहों पे यहाँ पे हुई, तो उत्तर प्रदेश ने पूरा देखा और इसीलिए इनको रिजेक्ट किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इसके प्रॉस एंड कॉन्स को तो समझना ही पड़ेगा ना। 65 साल, अगर 70 साल ये थे हमारे देश में अलग अलग से, तो उस वक्त क्यों नहीं जातिगत जनगणना हुई? आज तक तो नहीं हुई ना। तो इसीलिए नहीं हुई ना कि कांग्रेस का भी था जो आज सपोर्ट करने में खड़ी हुई है, और आज ये अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए।
तो क्यों होनी चाहिए, तो इतने साल क्यों नहीं हुई, उसके कोई रीजन होंगे ना, तो उसी को समझना बहुत जरूरी है। विकट इसमें पूरी तरह से पोटेंशियल है। और आज इन्होंने मुसलमानों की माइनॉरिटी की बड़ी बातें करते हैं। मैंने आपसे तरुण जी पहले बार में कहा था कि अगर केवल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ही केवल उसी के ऊपर सारी योजनाओं का वो आधारित हो जाएंगी, तो अलग अलग धर्म क्या करेंगे। हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, सिख है और हिंदू हैं, तो फिर उनके उनके बारे में क्या होगा, उनका योजनाओं में कैसे इनकॉर्पोरेशन होगा। तो उनमें तो कोई जाति नहीं होती। तो इसीलिए ये इतना आसान नहीं होता जितना ये अनुराग भदौरिया जी सोचते। टीवी चैनल पे डिस्कशन से सरकारें चलती है, हम लोग सामाजिक शास्त्र को पूरी तरह समझ के उसी की बात कर रहे हैं। हम लोग सामाजिक शास्त्र को पूरी तरह से सोच समझ के हो रही है। प्रभु आप धर्म पे कहाँ लेके चले गए? मैंने आपकी जो राजनीति धर्म पे डिपेंड है। बात जाति जनगणना की हो रही है। जाति जनगणना तो हमारी आपकी होगी ना, पहले हम आपको पता चल जाए जाति जनगणना कितनी, आप धर्म पे ले। मैंने भारतीय जनता पार्टी को जब तक वो धर्म की और जात की राजनीति नहीं कर लेगी तब तक उनका पेट नहीं भरेगा। अरे काहे को जबरदस्ती हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा खत्म करना चाहते हैं आप? ये हमारा शब्द है, ये संविधान में आपके भाइयों की चिंता कर रहे हैं, भाईचारा। तो कम से कम भाईचारा तो मत बारे में हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहने दीजिए। आपने हिंदुस्तान को वैसे तोड़ दिया, आप तोड़ना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान को? आप समाज को क्यों तोड़ना चाहते हैं? जिन माइनॉरिटी के ऊपर आप कोशिश करते हो कि जाति छाती पीटना दिन रात करते हो, हम तो उन्हीं की चिंता की बात कर रहे हैं कि उनका क्या होगा। हम तो समाज के हर वर्ग की चिंता कर रहे हैं। इसीलिए मैंने तो समस्या तो ये है, जनगणना की बात इसीलिए मैंने की है कि समाज के लिए इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। मैं ये तो कहीं नहीं रहा कि डेटा नहीं चाहिए, डेटा तो चाहिए। इसका जो डेटा चाहिए जातिगत जनगणना का, जाति का, डेटा की तो बात हो रही है। वो तो सेंसस, वो तो सरकार कर ही रही है। और बात क्या तो सर्वे करके डेटा तो सरकार ले रही है। आज हम अगर तो वही तो बात चाहिए, और बात है क्या? तो बस वही तो चाहिए कि कितनी संख्या पता चल जाए। वही तो मैं कह रहा हूं। हो रहा है सब कुछ। गगन कुमार जी को डिबेट में लाना चाहूंगा। गगन कुमार जी, आपने देखा कि एक तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो तो ये कह रहे हैं हम इस पर सोच रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे। तो सरकार ने एक तरीके से अपनी मंशा अभी क्लियर नहीं की है। वो कह रही कि हम सोचेंगे फिर निर्णय लेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं आप नहीं कराने वाले। आपको क्या लगता है, सरकार को हमें समय तो देना पड़ेगा ना, कि सोच के 2 महीना 3 महीना कुछ समय तो सरकार भी लेगी सोचने इसमें। तरुण जी, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम 2021 में हैं, 75 साल हो गए लगभग आजादी को। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आया है 99.5%। तो जो 75% नंबर लेकर के जो बच्चा है आज, तो दलित वो है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो हमें इस जातिगत राजनीति से थोड़ा ऊपर उठना होगा और 2021 के आगे अपने उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा जिनके लिए हम ये देश बनाना चाहते हैं। आप 1 मिनट के लिए देखिए कि इससे जातिगत ये सेंसस से अचीव क्या होगा। मान लीजिए कि ये रिजल्ट आता है कि ये संख्या कम हो गई, तो क्या आप रिजर्वेशन कम कर देंगे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये स्टैंड लेगी? और अगर बढ़ जाता है तो क्या आप फिर से मंडल कमीशन का दिन देखेंगे जो 1990-91 में हमने देखा? तो ये सिर्फ रिटोरिकल है, कुछ इससे अचीव नहीं होने वाला चुनाव जीतने के अलावा। सही मायने में अगर हम देश का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं को आगे करते हुए देश को अगले पड़ाव की तरफ ले जाना चाहिए जहां ये सब मुद्दे बेमानी हो जाए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा। अनुराग जी, आप कहना चाहते थे कुछ? देखिए, मैंने आपसे बोला कि समाज तभी आगे बढ़ पाएगा जब समाज के हर वर्ग को समाज में प्रतिनिधित्व मिलेगा। और समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो शोषित है, दलित है, जो कमजोर वर्ग है समाज के अंदर, गांव में रहता है, उसको जब तक हम उनके टैलेंट को और उनको हम जब तक बाहर लेके नहीं आएंगे, जब तक हम उनको जब तक मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे, तब तक हिंदुस्तान का विकास होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हिंदुस्तान में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। सिर्फ 1, 2, 4, 5 पॉपुलेशन से देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें समाज के सही वर्गों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान पे काबिज हुई है, इसने हिंदू समाज के अंदर में सिर्फ पूरे समाज को एकदम जाति धर्म में बांट रखा है। समाज के अंदर में नफरत की राजनीति फैला रखी है। समाज के अंदर में भाईचारा खत्म कर दिया है। ये भाईचारा खत्म करने के बाद क्या समाज आगे बढ़ पाएगा? भारतीय जनता पार्टी को हमेशा समाज को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए और समाज के अंदर में सही वर्ग के लोग होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जाति जनगणना करा के
ये पता चल जाएगा किसकी संख्या कितनी है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। जब उनकी आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा, उनकी संख्या का पता चल जाएगा, तो वो वर्ग को हमें उठाने में, हम सबको मिलकर उस वर्ग को उठाने में आसानी होगी और तब हमारा हिंदुस्तान आसानी से आगे बढ़ पाएगा। गोपाल जी, आप तो पहले ही कह चुके हैं कि सरकार सोच रही है इस पर, तो आपको क्या लगता है कि सरकार अपनी मंशा 2-3-4 महीने में, जितना भी समय लगता है इसमें सोचने में, इसके अच्छे पहलू बुरे पहलू दोनों सोच के, आपको लगता है कुछ दिनों में निर्णय आ जाएगा इस पे कि होना भी, को जनगणना तो होनी है? नहीं, देखो एक और बात है तरुण जी, इसके ने कभी डिनाई नहीं किया कि डेटा कलेक्शन चाहिए। अब बात ये, प्रश्न अभी आपका ये है और मेरे को लगता है यही सब जगह भी चर्चा हो रही है कि ये जो 2021 का जो नेशनल सेंसस होता है हर 10 साल में, उसमें होनी चाहिए कि नहीं, ये वाला प्रश्न है अभी चर्चा का। तो इसलिए मैं एक ही बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 1.5 साल लेट हो चुकी है सेंसस पेंडेमिक के कारण। 2020 में जो शुरू होनी चाहिए थी अभी तक शुरू नहीं हुई है। उसके सारे फॉर्म्स छप गए हैं, उसके सारे तैयारी हो चुकी है। तो यह प्रश्न अभी इसके लिए थोड़ा लेट है कि इस वाले 2021 का जो सेंसस होना, जो ऑलरेडी 1.5 साल लेट हो गया, उसमें या उसके तो फॉर्म सब छप गए। तो इस बस केवल आगे कैसे करना, इस पे आगे कैसे बढ़ना, उसकी बात है। सर्वे में चलना, अलग से होना, यह वाली बात है। लेकिन सेंसस को डिले करना अभी, इसके लिए अभी सोचता हूं कि यह काफी लेट है इस बात के लिए। ओके, तो जैसे गोपाल जी कह रहे, सेंसस को डिले नहीं करना चाहिए, ये अलग से भी एक तरीके से ही हो सकता है। तो इसी के साथ आई थिंक समय समाप्त हो चुका है।